प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पहले पाठ का सरलार्थ भावार्थ हमने पिछले एपिसोड में आपको समझाया था। अब हम आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ध्यान से आप सुनिए, इनको समझिए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे प्रश्नोत्तर दिए हैं, जो आपको सही लगता है उसके आगे आपको तारा लगाना है, एक स्टार का निशान बनाना है। पहला प्रश्न है, ये जो हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? हिंद महासागर के लिए चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो सही उत्तर है सिंधु। हिंद महासागर जो चरण धोता है, भारत के चरण चूमता है, उसको इस कविता में सिंधु कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि में मुख्य रूप से भारत मातृभूमि जो कविता है, इसमें मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। वैसे तो ये सभी सही है। इस कविता में भारत की प्रशंसा भी की गई है, भारत के महापुरुषों की भी, जैसे गौतम बुद्ध और कृष्ण, श्री राम, इनके बारे में भी, भारतवासियों की वीरता का बखान भी किया गया है। लेकिन सर्वाधिक रूप से इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे पहाड़ियों के झरने, अमराइयाँ, सिंधु, हिमालय पर्वतमाला, और भी बहुत सारी कोयल, झाड़ियाँ, मलयगिरी से आने वाली, ये प्राकृतिक सुंदरता का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। और अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों सुने। तो सीधी सी बात है, आप सभी भी सुन सकते थे, लेकिन विशेष रूप से एक हमने सुना है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, झरनों, जैसे मलयागिरी से आने वाली पवन और कई प्रकार की जो प्राकृतिक जो भारत में संपन्नता है, उनकी विशेष रूप से इस कविता में बखान किया गया है। तो इसलिए हमने ये उत्तर चुना है, और आप अपने मित्रों के साथ भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, मिलान कीजिए, करें। हिमालय एक पाठ में से सुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हिमालय हिमालय है भारत की उत्तर सीमा पर फैली हुई एक पर्वतमाला हिमालय है। त्रिवेणी, 3 नदियों का जो संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये यहाँ पर है। मलय पवन, मलयागिरी पवन से जो पर्वत है, वहाँ से आने वाली बड़ी शानदार हवा, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित पवन है, उसको कहते हैं ये। और सिंधु, सिंधु इस कविता में, वैसे सिंधु एक नदी भी है, लेकिन यहाँ पर सिंधु का जो अर्थ था वो हिंद महासागर था। अभी इसमें हम देख लेते हैं क्या आया। वह एक प्रसिद्ध समुद्र, एक नदी का नाम। हाँ, यहाँ पर सिंधु एक तो हिंद महासागर समुद्र है, और एक नदी का नाम भी है सिंधु। गंगा, यमुना, गंगा यमुना नदियाँ हैं, और ये जो नदियाँ हैं भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। गंगा और यमुना त्रिवेणी बनाती है, ये सरस्वती के साथ मिलकर उसको त्रिवेणी कहते हैं, और ये दोनों भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति, रघुपति श्री राम, भगवान श्री राम को रघुपति भी कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम अच्छा, यहाँ पर ये जरूर श्री रामचंद्र का एक नाम है, दशरथ के पुत्र। भगवान श्री रामचंद्र का नाम है दशरथ के पुत्र। और श्री कृष्ण सभी जानते हैं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भी प्रश्न उत्तर संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए। जब भगवान अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़ने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्रीमद् भगवत गीता सुनाकर युद्ध के लिए तैयार किया और धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। तो श्री कृष्ण, हाँ सॉरी, ये श्री कृष्ण थे वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। और सीता, सीता थी वो जनक की पुत्री। और गीता जो था एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। गीता है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् गीता को ही गीता कहा जाता है। और श्री कृष्ण थे वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। और गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, यहाँ सबसे ऊपर। तो ये हो गया, हमने इनको मिला दिया। अगला सवाल है, पंक्तियों पर चर्चा करनी है आपको। कुछ पंक्तियां दी गई है नीचे। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इस पर चर्चा कीजिए। ये युद्ध भूमि कैसे है? यहाँ पर कई बहुत सारे युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़े गए हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया है और बौद्ध धर्म की स्थापना की, इसलिए ये बुद्ध की भूमि है। और मातृभूमि, मातृभूमि जहाँ पर हमारा जन्म होता है वो माता के समान, उसको हम मानते हैं माँ के समान, इसलिए हमारी मातृभूमि। और इस मातृभूमि पर हमारा जन्म भी हुआ है, इसलिए ये हमारी जन्मभूमि भी है। अगला सवाल, कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल कहाँ रहती है? अमराइयों में। अमराइयों में कोयल रहती है। तन मन कौन संवारती है? तन मन मलयगिरी से आने वाली मलय पवन है, वो तन मन को हमारे संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? पहाड़ियों से। झरने कहाँ से झरते हैं? पहाड़ियों से झरते हैं। ये हम यहाँ लिख देते हैं, पहाड़ियों से झरने झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? श्री कृष्ण ने मद् भगवत गीता सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? हमारी भारत भूमि का, मातृभूमि भारत भूमि का यश बढ़ाया। तो इस प्रकार लहर का अर्थ पानी का हिलोरा, मौज उमंग व वेग, छहर का अर्थ बिखरना, छितरना, छिटकना। पहला कविता पढ़कर पता लगे और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छह रही है। तो भारत भूमि पर विभिन्न जगह पर जंगलों में छटा छह रही है। और मलयगिरी की जो मलय पवन है वो भी छटा छहराती है। इस प्रकार अनेकों जगह किसका पानी लहरा रहा है? गंगा यमुना का पानी लहरा रहा है। गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, सरस्वती, उनका पानी लहराता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। यहाँ यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत विशेषताएं पता चलेगी। आप जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है मातृभूमि। तो गंगा यमुन, वैसे इसका सही नाम यमुना है, लेकिन यमुन कवि कई बार अपने कविता की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्दों को थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार यमुना का रूप परिवर्तित कर यमुन लिख दिया गया है। वैसे और भी कई अनेकों शब्द इस कविता में और अनेकों कविताओं में आते हैं, तो आप उन्हें पता करके उनके बारे में, उनके अर्थ को और उनके प्रयोग से जो सुंदरता बढ़ी है उनके बारे में समझ सकते हैं। और अगला सवाल है वह, इसका भी मिलान करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है और वह मेरी माँ के समान है। मातृभूमि यानी माँ के समान, जन्मभूमि यानी जिस भूमि पर जन्म लिया। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में।
तो चिड़िया कहाँ से थी? वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। ये सही है। यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है भारत की कि चिड़िया चहकती है और प्रसन्नता से गीत गाती है, कोयल कूकती है। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है। अमराई यानी आम के घने उद्यान है, बाग हैं, इसलिए कोयल पक्षी चहचहाता है। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमराइया अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अनुमान या कल्पना, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, कल्पना। कोयल क्यों अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? इसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। कोयल जब प्राकृतिक सुंदरता, आम के बाग जब देखती है तो वो पुकारती है अपनी मीठी वाणी में। किसे पुकार रही होगी? इसके बारे में आप कई प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं। शायद वो दूसरी कोयल को पुकार रही होगी। और कोयल की आवाज़ कैसे पुकारती है उसके बारे में आप सभी, बड़ी मीठी कूक की आवाज़ होती है, उसके माध्यम से वो पुकारती है। बहती मले पवन तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? वह ये कैसे करती है? मलयगिरी से जो पवन आती है वो बड़ी खुशबूदार सुगंधित होती है, और जैसे ही वो हमारे नाक के माध्यम से हमें महसूस होती है तो हमारा मन संवर जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और हमारा तन भी रोमांचित हो जाता है। इस प्रकार वो हमारे तन मन को संवारती है। शब्दों के रूप, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटानराली पग पग छेर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम। शब्दों के कुछ जोड़े नीचे दिए गए, उनके अर्थ लिख दिए। जैसे ये हर घर लिखा हुआ है, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हर घर लिखा हुआ है, प्रत्येक घर घर यानी कि हर घर। बाल बाल, बाल बाल मतलब बड़ी मुश्किल से बच्चे उसके संदर्भ में भी आते हैं। या प्रत्येक बाल, बाल बाल, प्रत्येक केश या बाल जो होता है उसको भी हम कह सकते हैं। सांस सांस मतलब हर सांस, प्रत्येक सांस, हर सांस। ये हो गया यहाँ पर। और देश देश, प्रत्येक देश, हर देश, प्रत्येक देश। इसी पर पर्वत पर्वत यानी हर पर्वत, पर्वत पर्वत घूमते हैं हम, हर पर्वत घूमते हैं। इस प्रकार ये इनका अर्थ हो गया। आगे लिखा हुआ है, कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए, उनका अर्थ पता कीजिए। जैसे इसमें कविता में भूमि के साथ शब्द जोड़े गए हैं, उसी प्रकार आप भी भूमि के साथ इस संकेत दे रखा है ऊपर। जैसे तप और भूमि, तो तपोभूमि, तपोभूमि। दूसरा है देव, देवभूमि। भारत भूमि, या आगे लिखा हुआ है जन्मभूमि, जन्मभूमि। कर्मभूमि, मरुभूमि, मरु यानी रेगिस्तान। भारत के पश्चिम भाग में रेगिस्तान फैला हुआ है, उसको मरुभूमि कहते हैं। और भी कई बहुत सारे, मलय भूमि, मल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रणभूमि। यहाँ लिख देते हैं हम रणभूमि। रणभूमि यानी युद्ध का जो क्षेत्र होता है उसको रणभूमि कहते हैं। इस प्रकार ये सब बन गए। तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि। मल्ल जो युद्ध लड़ा जाता है उसको यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रणभूमि और सिद्ध भूमि। कई और शब्द बन सकते हैं इसी भूमि और उसमें कुछ नए शब्द जोड़ने से। तो कुछ उदाहरण हमने आपके सामने पेश किए। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। मतलब दया की जो भावना है उसको जग यानी संसार, संसार में दया की भावना का विस्तार हमारे भारत भूमि पर हुआ है। जग को दिया दिखाया मतलब प्रकाश, रोशनी, रास्ता दिखाया।
दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा का शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी, और भी कई ऐसे बहुत सारे शब्द है, उसका आपको पता करना है और लिखना है। मोहन, मोहनी है, राज, राजा, ऐसे कई और शब्द हैं जिसको आप इसकी सूची भी अलग से बना सकते हैं ऐसे शब्दों की। आप कौन से स्थान पे रहते हैं ये पूछा गया, और उस स्थान की विशेषता। तो भारत में हम अलग अलग स्थान पर रहते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियाँ है, कहीं पठार है। तो और वहाँ का खाना कैसा है, प्रकृति, वहाँ बारिश कैसी होती है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान कौन से, इसके बारे में आपको बताना है अपने अपने निवास स्थान के हिसाब से। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। तो आपका किसी कोई मित्र या परिवार का जो सदस्य है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी क्या खासियत है, वो आपको क्यों अच्छा लगता है, और उसकी बुराइयाँ क्या है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं, ये मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए, इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र को नीचे लिखिए। तो ये ऊपर लिखे हुए हैं और अपने को इसका नाम लिखना है। जैसे तो अ से यहाँ पर ये अल गोंजा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर अल गोजा। और दूसरे नंबर पे बी, तो इसका आ रहा है अपने बीन, बीन। बांसुरी, ये भी आ रहा है बांसुरी, इसके अंदर ये रहा, ये बांसुरी। और सिंगी, ये भी इसके अंदर आप ढूंढ सकते हैं, ये पड़ा यहाँ सिंगी। और सिंगी के बाद में शहनाई, इसमें शहनाई। और शहनाई के बाद में ना से शुरू होता है, इसके अंदर देख लीजिए आप, नाद स्वर, नाद स्वर। और भंकोरा, भंकोरा, ये रहा आपके भंकोरा। और फिर शंख, ये रहा आपका इसके अंदर शंख, ये रहा। इस प्रकार ये सारे शब्द हमने ढूंढ लिए और यहाँ पर लिख लिए। आगे पहेली लिखी हुई है, उससे हमें शब्दों से कुछ बिखरे हुए शब्द दे रखे, उनसे एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे समहगर का महासागर बनाया, जैसे हम यल का हम यहाँ पर हिमालय बना सकते हैं। गग का गंगा, ऐसे गंगा बन सकता है। भतर का भीतर, भीतर बन सकता है। ये लक लक ये लिखा हुआ है, तो इसका आप लक य, तो लायक बना सकते हैं आप इसे, लायक। और वन प व न, इस प्रकार ये सारे शब्द हम, इनकी मात्रा आप लगा सकते हो और इनका जो क्रम है वो बदल कर नए शब्द। समहगर का महासागर, हमयल का हिमालय, गग का गंगा, भतर का भीतर, लकय का लायक, और वनप का पवन। फिर आगे है वंदे मातरम और उसका भावार्थ दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार ये आगे पढ़ने के लिए पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की
कविता का अंश दिया गया है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पत में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने इत पर पत जावे वीर अनेक। तो ये पुष्प की अभिलाषा है, मन की इच्छा है कि वो कई अच्छी अच्छी जगहों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मातृभूमि के लिए लड़ने जब वीर जाते हैं युद्ध करने के लिए, उनकी जो पथ है, जाने का गुजरने का जो रास्ता है, उस पे गिरने की वो आशा रखता है ताकि उन पवित्र कदमों को वो चूम सके। तो इस प्रकार इस मातृभूमि पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हमने संपन्न किए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम अगला अध्याय लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने इस पाठ की भावार्थ और सरलार्थ को समझा था। अगली बार हम अध्याय 2 पार्ट 2 को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।